ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो कल प्रीवियस क्लास में, तो उसमें क्या दिया था, उसमें स्लोप दिया था, नहीं पॉइंट दिया था, स्लोप निकालना था। इसमें स्लोप दे दिया, इसका मतलब क्या, पॉइंट निकालना पड़ेगा। मतलब कोई भी एक जनरल कर्व है, ठीक है, चाहे जैसा भी हो, नेचर उसका कैसा भी हो, मान लो कोई कर्व है ये वाला पार्ट, ठीक है, किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है, मान लिया टेंजेंट, ठीक है, ये पॉइंट हमें नहीं पता, लेकिन इसका स्लोप क्या दे दिया, 2 दे दिया, स्लोप 2 दे दिया, लेकिन पॉइंट हमें पता नहीं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट पी है, मान लो x1 को मान y1, तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। और पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज करके। स्लोप क्या होता है, dy/dx, तो इसका dy/dx निकालो, पॉइंट पी सेटिस्फाई करो और उसको किससे इक्वल कर दो, 2 के इक्वल कर दो, तो वहां से x1 आ जाएगा, फिर वहां से y1 निकालो। एक ही पॉइंट आ रहा है क्या, स्लोप निकालोगे तो उससे एक ही पॉइंट आ रहा है। स्लोप निकालोगे तो dy/dx क्या है, dy/dx ये 1/x टाइप का है। 1/x का क्या होता है, -1/x², यानी -1/3 - x², ये आ जाएगा, ठीक है, इनटू इसका डिफरेंशियल, चेन रूल लगेगा ना, तो 3 का डिफरेंशियल 0, यानी क्या हो जाएगा, 3 का डिफरेंशियल 0 और x का 1, यानी क्या हो जाएगा 0 - 1, यानी -1 यानी +1 हो जाएगा, 1/3 - x²। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, ये तो dy/dx आ गया। अब अगर dy/dx p पे निकालोगे तो क्या होगा, 3 - x1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, 2, ये तो गिवन है। अच्छा 2 भी है ना, 2 भी था ना यहाँ पे, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 गया, 3 - x1² इक्वल टू 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 - x1 इक्वल टू +-1, तो यहाँ से अगर x1 निकाला जाए तो क्या होगा, 3 + 1 3 - 1, यानी 2 आएगा और 4 आएगा, 2 पॉइंट आ गए, ठीक है। सोल्व करोगे तो x1 का वैल्यू क्या आएगा, एक बार 2 आएगा और एक बार 4 आएगा, +1 के इक्वल करोगे तो वहां से 2 आ जाएगा और -1 के इक्वल करेंगे तो 4 आएगा। यानी ऐसे 2 पॉइंट इस कर्व पे बनेंगे जिसपे स्लोप जो होगा टेंजेंट का वो 2 आएगा। यानी अगर x1 2,4 है तो यहाँ से y1 निकालेंगे तो y1 क्या है, इसमें सेटिस्फाई करोगे तो क्या हुआ, 2,3 - x1, नहीं तो x1 y1 इसी कर्व के ऊपर ही है ना, तो x1 y1 इसी पॉइंट को सेटिस्फाई, इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, तो इस कर्व को सेटिस्फाई कराओगे तो वहां से y1 कितना आएगा, 2/3 - x1। अब हमें y1 निकालना है तो एक बार x1 की वैल्यू 2 डाल दो, एक बार x1 की वैल्यू 4 डाल दो, तो x1 की वैल्यू 2 डालेंगे तो 2/3 - 2 यानी 2 ही रहेगा, और 4 डालेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी 2 पॉइंट आ गया। जो P पॉइंट है ना, जो P पॉइंट है वो देखो, एक बार 2,2 एंड 4,-2, यानी इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जिसका टेंजेंट का स्लोप 2 आएगा और वो दोनों पॉइंट ये होंगे। तो स्लोप गिवन था, पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा।
समझ गए? हो गया ना? कोई डाउट नहीं किसी को? किसी को डाउट है किसी पार्ट में? चलो। तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, दोनों मैंने करा दिया। एक बार तुम्हें पॉइंट दिया होगा तो स्लोप निकालना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करके पॉइंट को डालोगे तो स्लोप आ जाएगा, पॉइंट स्लोप आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें स्लोप दिया है तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यही दो तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। अब आते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है। अब इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म में, जिसमें टी दे दिया है, हमें टैंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। 2 मिनट 4 मिनट्स का टाइम देता हूँ, 4 मिनट का, निकालो जल्दी, ठीक है। वही पहले डिफरेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी, dy बाई डी टी, दोनों को डिवाइड करोगे तो स्लोप आ जाएगा। t की वैल्यू 2 डाल दोगे तो स्लोप का वैल्यू आ जाएगा। डायरेक्टली t डालेंगे तो x आ जाएगा, इसमें t डालेंगे तो y आ जाएगा। तो पॉइंट डायरेक्टली अप्लाई करके निकल जाएगा, और स्लोप डिफरेंशिएट करके t डालने के बाद, ठीक है। निकालो जल्दी। किसी का आ जाए तो बताना। आए किसी का?
19x minus y। देखो भाई दो आंसर आ रहे हैं मेरे पास। दो लोगों ने दो आंसर बताया, अब बताओ क्या आ रहा है। इसके अलावा भी कोई है या इन्हीं में से कोई है? तो निकालोगे तभी आएगा। अलग अलग आ रहा है यार। किसी का स्लोप -18 है, किसी का 12 है। देखो बहुत लोग तो घर में बैठे हुए बस देख रहे हैं, नोट्स तो बना नहीं रहे होंगे। एग्जाम में जाएंगे फिर वहां पर बनाएंगे बैठ के नोट्स। भाई जब तक पेन और पेपर यूज नहीं करोगे तब तक कुछ थोड़े होगा। ऑनलाइन ने ये थोड़ा सा लेजीनेस बढ़ा दी है बहुत लोगों की। तो देखो एक्स है, इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। देखो ऐसा है, मैंने ऊपर +1 किया -1 कर दिया। फायदा देखो t+1 ऊपर भी है, t+1 नीचे है, तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1/t+1। इससे फायदा होगा कि u बाई v लगाना नहीं पड़ेगा हमें। अब ये आ गया x इक्वल टू, अब dx बाई dt करोगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और 1/x का डिफरेंशियल -1/x²। एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/t+1 का स्क्वायर। सिमिलरली y है, देखो t-1 कर दिया, ऊपर t+1 था, एक -1 कर दिया, एक +1 कर दिया। फायदा -1 करोगे तो t-1 क्रिएट हो जाएगा जो नीचे भी है। अब इन दोनों टर्म को अलग अलग डिवाइड करोगे तो t-1/t-1 प्लस 1 बचेगा, प्लस ये 2 बचेगा 2/t-1। तो ये y का वैल्यू आ गया। तो dy बाई dt करोगे आप तो 1 का डिफरेंशियल 0, इसका -2/t-1 का। तो ये dt बाई सॉरी dy बाई dt हो गया, dx बाई dt होगा। हमें dy बाई dx निकालना है। ये आ गया, ये dy बाई dx आ गया। अब इसमें t को क्या डालना है, t 2 है ना, तो t को 2 डाल दो। तो t को 2 डालोगे
क्या आएगा भाई, टी को 2 डालोगे तो 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो 9, और नीचे क्या है 2 - 1 1, तो नीचे तो 1 हो गया, ऊपर 9 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई -2 यानी -18 आ गया। तो ये स्लोप आ गया -18। अब हमें पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट निकालने के डायरेक्टली टी डाल दो इसमें, तो टी डालोगे तो 2 डालेंगे तो 2/3, और इसमें 2 डालेंगे तो 2 + 1 3, यानी x1 2/3 आ गया, y1 3 आ गया, पॉइंट आ गया, स्लोप निकाल लिया, पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्वेश्चन ऑफलाइन आ जाएगा। देखो जब तक खुद से नहीं ट्राई करोगे ना, तब तक बहुत कुछ नहीं चेंज होगा तुम्हारे लाइफ में। मैं चीजें बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली काम तो तुमको करना पड़ेगा। और ये ऐसा नहीं था कि नहीं होता, डेरिवेटिव हम लोग सीख चुके हैं, 4-5 क्वेश्चन तो कितने कराया था मैंने इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में डिफरेंशियल का। अरे पॉइंट तो पॉइंट डाल दो ना, 2 को इसमें डाल दो तो x1 आ जाएगा, 2 को इसमें डाल दो तो y1 आ जाएगा। टी को डालने के बाद ही तो x और y, पॉइंट क्या मतलब हुआ कि हमें वो पॉइंट चाहिए जहां पे टी का वैल्यू 2 हो। अब टी का वैल्यू 2 है तो टी को इसमें डाल दो, जो डालोगे उसके अकॉर्डिंग उसका पॉइंट आ जाएगा। समझा? अब बताओ इसमें अब कौन सा है, दोनों में कोई आ रहा है आंसर? स्लोप तो दोनों में ठीक, अच्छा ये तो आएगा नहीं अब, क्योंकि इसका स्लोप 18 है। अच्छा बी वाला आ रहा है, चलो ये आंसर है। तो नॉर्मल का किसने निकाला? देखो मैं बार बार बोलता हूँ, घर पे बैठे हो लेकिन अगर प्रॉपर स्टडी नहीं करोगे तो फायदा नहीं होगा क्लासेस में। कहीं भी करो तुम क्लास, किसी से भी करो, जब तक खुद से पेन और पेपर यूज नहीं करोगे, प्रॉपर नोट्स नहीं बनाओगे, लिखोगे नहीं, समझोगे नहीं, और क्लास की तरह अटेंशन नहीं रखोगे, तो फिर तो मुश्किल है फिर। चाहे जितना अच्छा कोई भी पढ़ा ले, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा तुम्हें। बाकी तो खैर तुम खुद समझदार हो। नॉर्मल का है किसी का? एटीन एक्स -y, नॉर्मल में पॉइंट तो सेम रहेगा ना, पॉइंट में तो कुछ चेंज होगा नहीं, बस स्लोप जो -18 था स्लोप क्या हो जाएगा 1/18, तो स्लोप हो गया 1/18, 0.2/3, पॉइंट में कुछ चेंज तो होगा नहीं। देखो ये सही है क्या? किसी का आ रहा है? चलो आ रहा है भाई। स्लोप 1/2 कैसे हुआ यार, क्या कर रहे हैं आप? टेंजेंट का स्लोप -18 है, तो नॉर्मल का स्लोप इसका -1 अपन हो जाएगा ना भाई, टेंजेंट के स्लोप का -1 अपन ही तो नॉर्मल का स्लोप होता है। चलो ये आ रहा था। एक और मैं लिखता हूँ, खुद से करके बताना, कम से कम एक तो बताओ ही।
निकालो जल्दी। क्वेश्चन टैंजेंट है नॉर्मल। टी स्क्वायर प्लस 1/t और टी अपॉन टी प्लस 3। स्लोप डिफाइन होगा यार। चलो एक आंसर आया। और
स्लोप 1/4 आ रहा है, बिल्कुल सही। देखो मैं एक आंसर आया अभी, बाकी स्लोप भी बता रहे हो। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके करो जब भी u बाई v के फॉर्म में हो ना, क्योंकि u बाई v का डिफरेंशियल थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अगर पॉसिबिलिटी है कि u बाई v को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी तुमने देखा था +1 किया था या -1 किया था, सेम उसी तरीके से x जो है इसको क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस 1/t, दोनों को अलग अलग कर लिया, टी स्क्वायर बाई टी तो टी हो गया और ये 1/t हो गया। अब इसका dx बाई dt निकालो, dx बाई dt कितना है, 1 माइनस 1/t स्क्वायर, ठीक है। dy देखो, y क्या है, t, इसमें +3 किया -3 किया, गायब हुआ, 1 माइनस 3 अपॉन टी प्लस 3 हो। अब dy बाई dt निकालोगे तो ये तो 0 हो गया, प्लस 3 अपॉन टी प्लस 3 स्क्वायर। अच्छा वो इसका स्लोप कितना आएगा बताना जरा। अरे सो ही रहते क्लास में क्या करते हो तुम। dx बाई dt ये रहा और dy बाई dt ये रहा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो स्लोप आएगा। स्लोप बताना कितना आ रहा, चलो दो लोग बता रहे हैं, एक रुद्राक्ष बता रहा है अनडिफाइंड और आदित्य बता रहा 1/0। बाकी लोगों ने क्वेश्चन निकाल दिया, दो लोगों ने फिर देखो क्वेश्चन देने का एक मतलब था मेरा, ठीक है ना, 1 इसलिए दिया था मैं। अब देखो 1 पे निकालोगे ना, जैसे देखो ध्यान देना, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब t को 1 डालना है, कहाँ पे डालना है, 1 डालना है। तो जब 1 डालोगे ना तो ऊपर तो 3 आ गया, नीचे ये वाला नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी जो इसका स्लोप आएगा वो कुछ 1/0 टाइप का है। मतलब तुमसे यहीं से तुरंत क्लियर होना चाहिए कि किसी लाइन का स्लोप अगर 1/0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है थीटा इक्वल टू पाई बाई, जिसका ये मतलब है, पूरा लिखूं मैं तो tan थीटा इक्वल टू 1/0। थीटा समझ रहे हो, लाइन का जो इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन में से पढ़ते हैं हम लोग। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2। यानी इसका कंक्लूजन क्या आएगा, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यही तो होता है। हाँ, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, दोनों का मतलब सेम है। और पैरेलल टू, ध्यान रखना ऐसा नहीं कि आगे लिख दिया कि लाइन ही डिफाइंड नहीं होगा, लाइन ही नहीं बनेगी। हाँ, इसका ये बोलेंगे कि इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, स्लोप नहीं बोल सकते, मतलब डिफरेंशियलिटी जो पढ़ा था ना, मैं याद करो डिफरेंशियलिटी जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या बोला था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, दैट मींस द वैल्यू ऑफ dy by dx मस्ट बी अ फाइनाइट रियल नंबर। तो फाइनाइट नहीं आ रहा है तो डिफरेंशिएबल नहीं है। वहीं पर मैंने इस बात को इंक्लूड किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, चिल्ला चिल्ला के मैंने कितनी बात बोली थी इस बात को, कि लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, स्लोप उसका जो होगा वो दिख रहे हो 1/0 या अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या होगा कि अगर पॉइंट निकालो, पॉइंट निकाले अगर हम लोग, अब x1 क्या आएगा, t1 डाल दो, x1 आ जाएगा अपना 2 और y1 आ जाएगा 1/4, यानी पॉइंट p जो हो गया 2,1/4, ये तो होगा। अब समझो कुछ कर्व ऐसा है, कोई कर्व है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और यहाँ पे अगर एक लाइन बनाना, मतलब मान लो ऐसे करो, इस तरीके से, तो देखो ना यहाँ जो टेंजेंट है कुछ ऐसे कर्व है, हम नेचर थोड़ा पता हमें कैसा है, लेकिन कुछ इस टाइप का होगा। तो देखो ना, ये लाइन जो हमने बनाया है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। तो ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट क्या है, 2,1/4। तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, x इक्वल टू 2। ध्यान रखना इस बात को, हाँ, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मिस्टेक्स होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो ये नहीं कि तुम भी करते रहो। हाँ? अरे भाई, एक लाइन है जो कर्व को जो टच करेगा वो कैसा होगा, एक्स एक्सिस में ऐसा है ना कुछ एक्स, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, अब ये एक्स है और वाई है। तो एक लाइन है जो इस कर्व को इस पॉइंट में यानी 2,1/4 पे टच कर रहा है, इस पॉइंट पे, और उस लाइन का टाइप कैसा है, वो या तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है या वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो कोई लाइन का इक्वेशन जो एक्स के परपेंडिकुलर हो या वाई के पैरेलल हो, क्या होता है, एक्स इक्वल टू सी। सारे स्ट्रेट लाइन के पार्ट है ना, समझा, line is perpendicular to x और parallel to y is x equal to c। c का मतलब वो पॉइंट जिससे पास करे। तो इस पॉइंट में x का वैल्यू क्या है, 2 ही तो है, इस पॉइंट में x का वैल्यू 2 है ना, और इस लाइन पे हर एक पॉइंट पे x 2 रहेगा, तो इसको क्या बोल देंगे, x इक्वल टू 2। पहले ही बोला था मैंने, पूरा स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे कंसेप्ट यूज होते हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन कर लो अलग टाइप में थोड़ा।
इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चलो अब इसको निकालो। अब देखो 1 दिया है ना, x 1 है, तो 1 डालेंगे तो y निकल जाएगा, fx का मतलब y ही तो हुआ, तो पॉइंट निकल जाएगा। स्लोप निकालना है। अब देखो ये जनरली उस टाइप का फंक्शन नहीं है जितना हमने किया है, ये नॉन यूनिफॉर्म आ गया। तो हमें स्लोप कैसे निकालेंगे, dy बाई dx का। अब तुम मैं बता चुका हूँ dy बाई dx कैसे निकालते हैं। स्लोप 1 है। अच्छा, नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अभी बोल रहा नहीं होगा, फिर बोल रहा ट्रू होगा, कैसे चलेगा?
लाइन का इक्वेशन बताओ कितना आ रहा है। देखो अब इसका डीवाई बाई मैं करता हूँ, डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। तो डीवाई डीवाई बाई डीएक्स निकालना है। क्या करते हैं कि भाई पहले कंटिन्यूटी चेक कर लो। अगर वन पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके एक्स की वैल्यू वन डाल दो। तो वन पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो एक्स वन डालोगे तो एक्स जो एल एच एल आएगा वो -1, आर एच एल भी -1, यानी कंटिन्यूअस है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो एफ डैश जो लिखेंगे वो क्या आएगा, पीछे वाला 1 आएगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा कब, एक्स 1 से पीछे। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 1 x 1 से जा। अब x 1 डालो, 1 डालने के बाद चेक करोगे दोनों से हमारे हैं। तो x 1 डालेंगे तो ये भी 1 है, तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें x 1 डालोगे तो 2 - 1 ये भी 1 आ गया, यानी ये LSD 1 ऑलरेडी है, RSD भी 1 आ गया, यानी फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होगा वो भी 1 के इक्वल। ये कंसेप्ट मैं सिखा चुका हूँ डिफरेंशियलिटी जब कराया था। तो डेरिवेटिव 1 आ गया, पॉइंट निकालना, x 1 डालना, y कितना आएगा, किसी में भी 1 डालोगे तो y -1 आ रहा है। तो पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट 1, -1, स्लोप 1। तो इक्वेशन y + 1 = 1 × x - 1। ये पुराना कंसेप्ट यूज था। पॉइंट तो डाल के निकाल दो ना। पॉइंट कैसे निकालते हैं भाई, x दिया है तो x को डाल के y निकल जाएगा, y दिया है तो y डाल के x निकल जाएगा। किसी भी कर्व से पॉइंट कैसे निकालते हैं, x और y में अक्सर कोई एक पॉइंट दिया होता है, मतलब एक नंबर दिया होता है, दूसरा उसको अप्लाई करके निकाल लो। समझा। देखो काम करो, काम नहीं करोगे फिर फायदा नहीं होगा। बार बार मैं बोलता हूँ। क्या बोल रहा है, तो डाउट तो नहीं किसी को। अरे बताया तो, x 1 दे रखा है, y निकालना है, कैसे निकालते हैं, x को 1 डालो ना, यहाँ पे इक्वालिटी है तो इस वाले में x 1 डाल दो। तो इसमें जो 1 डालोगे, 1 डालने के बाद जो वैल्यू आएगा वही तो y का वैल्यू होगा। तो x को 1 डालोगे तो 1 - 1 + 1 -1 ही तो आएगा ना। पॉइंट में अक्सर हमें क्या करना होता है, x को डाल के y निकालते हैं और y को डाल के x निकालते हैं। और किसी को डाउट नहीं है। देखो ये कंसेप्ट अल्टीमेटली अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, एंगल बिटवीन टू कर्व। ठीक है, एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का मतलब क्या होता है। देखो
ये पढ़ चुके, हालांकि फिर मैं बता देता हूँ एक बार कि मान लिया एक कर्व ये है y इक्वल टू एफ एक्स, दूसरा कर्व ये हो गया y इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। इन दोनों कर्व के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो कभी भी दो कर्व के बीच का एंगल निकालने का ये मतलब होता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट्स। मतलब ऐसा लिख सकते हैं, इट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। आगे लिखना तो लिख लो एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल बिटवीन ठीक है इट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। आगे लिखना तो लिख देना टू द कर्व एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब जैसे ये दो कर्व है, दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, दोनों कर्व इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या करेंगे, एक इसका टेंजेंट आएगा और एक इसका टेंजेंट आएगा। मतलब देखो मान लिया ये टीजी है और ये टीएफ है। टीएफ का मतलब है एफ वाले कर्व के ऊपर टेंजेंट, और जी का मतलब है जी वाले कर्व के ऊपर। तो इनके बीच में जो एंगल आएगा ना, दिस एंगल, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन टू कर्व, यानी एफ एक्स एंड जी एक्स। यानी यहां लिख सकते हो एंगल बिटवीन एफ एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टी एफ एंड टी जी, एंड वो कितना है, थीटा। लिख लो। लिख लिया, नोट कर लिया। कभी भी देखो, कभी भी हमेशा ही होगा, दो कर्व के बीच में जब भी हम एंगल निकालेंगे तो उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन यही है कि उन दोनों कर्व का जो कॉमन, उन दोनों के जो कर्व के जो कॉमन पॉइंट पे जो रेस्पेक्टिव टैंजेंट्स आएंगे उनके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन कर्व, ठीक है। अब ये बोलो दो कर्व इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, तो उनके बीच का एंगल कहां से निकालेंगे, वो इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, वहीं पे, ठीक है। तो अगर देखो ये पॉइंट पी है ना, तो पी देखो क्वेश्चन कैसे आता है, एक मैं करा देता हूँ, नोट कर लिया, रेज कर दूं। चलो एक क्वेश्चन देखता हूँ मैं, थोड़ा सा है। ठीक। देखो कर्व थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, कर्व अगर ठीक से नहीं लिखोगे तो इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन ही नहीं निकलेगा, इसलिए थोड़ा कर्व ध्यान से लिखना पड़ता है। तो दो कर्व है, एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x
दूसरा 2y² प्लस y² इक्वल टू 4। ठीक है, ध्यान देना, एक समझ जाओगे फिर इसमें बहुत कुछ वैरायटी है नहीं। ठीक है, मान लो एक कर्व ये है, जैसे भी हो, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, दूसरा ये है। ठीक है, अब पॉइंट पी है, देखो पॉइंट पी जो है वो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। हमें क्या निकालना भाई, अगर दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो एक बार इसका टेंजेंट का स्लोप यहाँ निकालना है और एक बार इसका टेंजेंट का स्लोप यहाँ पे निकालना है, यानी दोनों के टेंजेंट का स्लोप निकालना। अब स्लोप निकालने के दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। एक है y² इक्वल टू 16x, डिफरेंशिएट किया तो 2y y डैश 16 m1 मान लीजिए इसके स्लोप को। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना, 4x 0 ये आ गया, ये अपना m1 आ गया, ये अपना m2 आ गया। अब देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, हमें तो m1 और m2 के बीच का एंगल निकालना है, समझ रहे हो ना। अच्छा एक लाइन लिखी, चलो मैं बताता हूँ, m1 और m2 के बीच का एंगल निकालना है, क्योंकि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना ना, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है। ठीक है, अब दो लाइन के बीच का एंगल का मतलब क्या होता है भाई, वही m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा इक्वल टू पढ़ते जो है लाइन में। तो m1 भी xy के रेस्पेक्ट में और m2 भी xy के रेस्पेक्ट में। ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो कांस्टेंट आना चाहिए ना, तभी तो m1 माइनस m2 करेंगे। तो इसमें एक काम करना होता है, एक्स्ट्रा काम जो हिडन होता है या दिया नहीं होता। देखो हमें जो m1 और m2 निकालना है वो कहाँ पे निकालना है, वो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे निकालना है, पी पॉइंट। ठीक है, एक m1 होगा दूसरा m2 होगा, वो कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट कौन सा है, इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो गिवन नहीं है, देख रहा है, पी पॉइंट हमें कहीं दिया ही नहीं है। तो जो y और x है वो कौन से है, y और x है, पी पॉइंट वाले ना। अगर मैं बोलूं इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 तो तुम m1 को क्या लिखोगे, y1, m2 क्या लिखोगे, x1 अपॉन y1। क्यों लिखेंगे, क्योंकि जब तक एक्स वाई है तब तक वो जनरल स्लोप को डिनोट कर रहा है ना, लेकिन हमें एक पार्टिकुलर स्लोप चाहिए। पार्टिकुलर स्लोप का क्या मतलब हुआ कि जो पॉइंट पी पे उस टैंजेंट का स्लोप है। इसलिए हमने y को किससे रिप्लेस कर दिया, y1 को, और x को x1 से। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या, x1 अगर तो हमें पता नहीं, तो x1 y क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा, कैसे, वही बात है, देखो सिंस p and x1 ion is the point of intersection of y equal to 16x and भाई p जो पॉइंट है वो दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो है, यानी p कैसे निकलेगा, बाय सोल्विंग बोथ द कर्व। इन दोनों कर्व को सोल्व करो आप, वहां से x1 y1 आ जाएगा। अब कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो ऐसा है, दो कर्व को सोल्व कैसे करते हैं भाई, ये तो भाई दो इक्वेशन है, सोल्व करना। अब देखो यहाँ y² का वैल्यू क्या दे रखा है, 16, तो इसमें क्या करो, y² को 16x से रिप्लेस करो, ठीक है, y² को 16 से रिप्लेस कर दिया। अब सोल्व करो इसको, x² 8x माइनस 2 इक्वल टू 0, सही है ना। हाँ भाई अभी तो सही लग रहा है। अब इसमें पॉइंट निकालो, -8 निकल गया।
सोल्व करो ना, अपना पॉइंट आ जाएगा ना। तो 64 प्लस 8 72 हो गया, कर लोगे ना। सेवेंटी टू का क्या लिख सकते हैं आप? ये हो गया ना, यानी 2 और 3, यानी -8 प्लस माइनस 6√2/2 हो जाएगा। 2 से गायब हो गया, यानी -4 प्लस माइनस 3√2। अब देखो यहाँ से दो कोऑर्डिनेट आ गया, यानी ये दोनों कर्व दो जगह इंटरसेक्ट कर सकते हैं। एक आ गया -4 एंड मान लो अगर या ऐसे लिख देता हूँ कॉमन, ठीक है। x1 निकला है क्योंकि यहाँ पर x1 और y1 दोनों की जरूरत है, देख रहे हो ना। चलो ध्यान समझ गए। अब हमें y1 निकालना है, लिख दूं, मिटा दो इधर, चलो इधर कर देता हूँ। अब y1 निकालना है, तो y1 कैसे निकलेगा स्क्रीन? y1 स्क्वायर इक्वल 16x1, इस कर्व में सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। x1 y1 को इसमें सेटिस्फाई कर दिया, x1 निकाल चुके हैं, x1 डालोगे तो y1 आ जाएगा। देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है कि ये वाला अगर x1 डालोगे, देखो ध्यान देना है, ये y1 स्क्वायर है, यानी ये तो नेगेटिव नहीं होगा ना, स्क्वायर है, पॉजिटिव है कोई। अब अगर x1 की जगह पर ये नंबर डाल दो तो ये तो नेगेटिव है ना, तो अगर इसको यहाँ पर डालोगे तो ये पूरा नंबर नेगेटिव हो जाएगा, जबकि इसका LHS पार्ट ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नंबर है, और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो उस केस में ये नंबर क्या होगा, इसमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर आया ना, इस नंबर पे दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे ही, समझ रहे हो? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जैसे इस नंबर पर तुम अप्लाई करोगे ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो? और ये पॉसिबल नहीं हुआ, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है या नॉट डिफाइंड? क्योंकि भाई ये उस पॉइंट को सेटिस्फाई, उस कर्व को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो क्यों लेके यही करेगा। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 16 3√2 -4, तो यहाँ से y1 कितना आ जाएगा 4√, ठीक है। y1 आ गया, x1 आ गया, वैल्यू डाल दो, m1 m2 आ जाएगा। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, सिंस tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ, अब m1 आ जाएगा, m2 आ जाएगा, दोनों का वैल्यू इसमें अप्लाई कर दो, tan थीटा आ जाएगा। देखो इसमें बस थोड़ा अलग यही है कि हमें dy/dx से खेलना पड़ता है, बाकी है वही। देखो ये वाली जो है ना, ये लाइन आप थ्योरेटिकल जो पार्ट लिखा था ना, उसमें एक बार ये ऐड कर लेना, जहां पर मैंने लिखा था ना थीटा, तो वहां पर लिख देना वेयर tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन, मतलब इसी फॉर्मूले से हम उस लाइन कर्व के बीच का स्लोप निकालते हैं। π/2 बिल्कुल सही, π/2 आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो इसका एक और तरीका है, बड़ा आसान है, वो मैं तुमको समझाता हूँ। जनरली आम जनता यही करती है जो मैंने किया है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्या होता है, बहुत जल्दी में रहते हैं हम, तो कुछ आगे पीछे हम सोचते ही नहीं। क्या नहीं सोचते, मैं तुमको अभी बताता हूँ। इतना काम करने की इस क्वेश्चन में जरूरत था ही नहीं। चलो नोट कर लिया यहाँ तक, ये वाला पार्ट वहां नोट कर लेना थ्योरेटिकल पार्ट में, ठीक है ना।
करोगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक है। समझाऊं मैं सेकंड मेथड M2? नोट कर ले, ठीक है। देखो ध्यान समझना, देखो होता क्या है, एक बार समझ लो मेरी बात को, कि अगर मान लो ऑप्शंस में अगर कहीं π/2 या 90 डिग्री गिवन और कोऑर्डिनेट निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, देख लो कितना गंदा कोऑर्डिनेट आ रहा है, आ रहा है ना? तो अगर अजीब कोऑर्डिनेट आसान आ गया 2 3 4 5 1/2 1/3, तब तो आराम से ये मेथड ठीक है। लेकिन अगर मान लो पॉइंट कोऑर्डिनेट जो तुम निकाल रहे हो वो थोड़ा सा अजीब टाइप का, ठीक है, तब उसका एक ट्राई मारना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि दोनों के दोनों जो लाइन है उनके बीच का एंगल 90 हो। अगर मान लो M1 और M2 के बीच का एंगल 90, तो हम क्या बोलते हैं, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होगा, -1। यही तो हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 आना चाहिए। तो एक बार ट्राई करना चाहिए कि क्या ऐसा है कि दोनों के दोनों का प्रोडक्ट -1 आ जाए। तो देखो कैसे करते हैं, अगर M1 M2 -1 आएगा, ये जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखा है इनका प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो निकालते हैं, देखो प्रोडक्ट निकालोगे तो ये है 8/y1, ये है -2x/y1, ऊपर क्या होगा -16x1 यही तो आ रहा है, देखो x1/y1 स्क्वायर आएगा -16। अब एक कर्व देखो x1 और y1 ये कौन से पॉइंट है, वो पॉइंट है जहां पे वो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी x1 y1 दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा। कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका क्या मतलब हुआ, वो दोनों कर्व को सेटिस्फाई करेगा तभी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो। यानी देखो एक कर्व था अपना y² = 16x, तो ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा और उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा देखो y1² क्या हो जाएगा 16x1। तो यहां से देखो x1/y1² क्या आ जाएगा 1/16। यहाँ से x1/y1² 1/16 आ जाएगा, यानी ये नंबर कितना है 1/16। तो -16 × 1/16 क्या आ गया, देखो अगर एक का स्लोप 0 आ गया तब तो कुछ बोल नहीं सकते, तब तो निकालना पड़ेगा। अगर एक का स्लोप 0 आ गया दूसरे का अनडिफाइंड, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक पैरेलल टू x है और एक पैरेलल टू y हो गया, तब भी 90 आएगा। ये पार्ट समझ गया ना। जब भी लाइन सर परपेंडिकुलर अगर हो तो उसमें पॉइंट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका प्रोडक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ x1 y1 वो हमेशा -1 ही आएगा। वैल्यू डाल के देखो, वैल्यू डाल के करोगे ना, ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया था तब भी इनका प्रोडक्ट -1 आ जाएगा। नहीं ऐसे ऐसे थोड़े कर देंगे 1 और 0, तो 0 से 0 कैंसिल आके 1 आ गया, ये थोड़ा होता है। 1/0 ऑलरेडी अनडिफाइंड है ना, तो वो थोड़े 0 थोड़ा कैंसिल करते हैं, ठीक है। अगर एक का स्लोप 0 है तो इसका क्या मतलब, किसी लाइन का स्लोप 0 का मतलब क्या हुआ, ये पैरेलल टू x एक्सिस है तभी तो स्लोप 0 आएगा। और एक का 1/0 है तो इसका मतलब क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो एक लाइन पैरेलल टू y है और दूसरा लाइन पैरेलल टू x है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 90 हो जाएगा ना। समझ गए, किसी को डाउट। चलो ये तो खैर कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ और है नहीं, एक छोटा सा पॉइंट और नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। एक डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन था वो मैं कराना भूल गया था। एक टाइप का क्वेश्चन होता है, देखो अगर जगह हो तो एमओडी में लिख लो या यही लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड
फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये हालांकि ये पैरामेट्रिक फॉर्म का ही पार्ट होता है, उसी को रिप्रेजेंट करने का थोड़ा डिफरेंट तरीका। पैरामेट्रिक क्या होता है, वो मैथमेटिकल टर्म में देता है, ये थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में दे दिया। इट इज इक्विवेलेंट टू, या टाइप जो हमने पैरामेट्रिक करा था उसी टाइप का है, मतलब इसको इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। समझ लो हम लोग क्या करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखो अगर कोई कर ध्यान देना, अगर हमने dy बाई dx लिखा है, इसका क्या मतलब है, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका ये मतलब होता है ना यार, dy बाई dx तो हमने यही पढ़ा है कि जो ऊपर होगा उसका डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो अब y की जगह पर ये आ गया और x की जगह पर ये आ गया, मतलब अगर इसको लिखा जाए तो इसने ऐसे लिखा है डी ऑफ, देखो अगर मैं ध्यान देना, लेट v मान लिया, मान लिया इसको v, इसको मान लिया u, तो हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो ये लिखा है इसके जगह पर क्या आ जाएगा, dv बाई du, यही तो है बात में रहो। dv बाई du का मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू u, बस यहाँ पर x नहीं था तो इसको हमने v मान लिया, इसको u मान लिया, तो dv बाई du, वो तो कहानी खत्म हो गई फिर तो। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख लो dv बाई dx होल डिवाइड बाई du बाई dx। क्यों dx से डिवाइड किया, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, तो dv बाई dx तो निकाल लोगे ना, कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x और इसका डेरिवेटिव 2x, कहानी खत्म। दिस इज द काइंड ऑफ क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म, वन ऑफ द स्पेशल केस मान लो। ठीक है, उसी का कि वहां पर क्या था, ये x था और ये t था, ये y था और ये भी t था, बस फर्क यहाँ पर चेंज हो गया, ये u v हो गया और ये दोनों x का हो गया, तो है पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसमें, समझ गए। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन कर लोगे, इसमें कुछ अलग नहीं है, एक और टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो कुछ इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड होता है, वो भी बता ही देता हूँ मैं, या फिर इनवर्स फंक्शन बोलो, ज्यादातर इनवर्स में यूज करते हैं हम लोग उसको, या ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है, इसमें बहुत कुछ है नहीं, ये बस इसी तरह से लैंग्वेज लिखा होगा, बस तुमको यू भी मान लो आराम से आ जाएगा, इसमें बहुत कुछ है नहीं। अब एक वो देख लो, ठीक है, जो टेस्ट सिलेबस है मैं बता दूं एक बार फिर से, इन्हीं दोनों पे मैंने बनाया। ठीक है, एमओडी और टैंजेंट एंड नॉर्मल, बाकी एक आध क्वेश्चन हो गया अलग से तो अलग बात है। टैंजेंट एंड नॉर्मल पूरा का पूरा है, ठीक है ना, इंक्लूडिंग टुडे लेक्चर। हाँ, परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर पता नहीं चलेगा, सोचना पड़ेगा। मैंने ये बोला है कि देखो अगर दो टैंजेंट के बीच का एंगल अगर 90 है तो वो सोचना पड़ेगा, वो आपको एक क्लू लगाना पड़ेगा कि अगर मान लो उसके पॉइंट्स अजीब आ रहे हैं, सोल्व करने में टाइम लग रहा है, तो पहले एक बार ट्राई करो ना, देख लो M1 M2 क्या -1 आ रहा है क्या, आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालना तो ही है। ठीक है, और जैसे थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे तो थोड़ा उससे आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसमें देखते देखो ये बड़े आसान होते हैं, ये जो है ना ट्रिगो को सब्स्टिट्यूट करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं। देखो जनरली होता क्या है कि यहाँ कॉट इनवर्स है तो क्या होता है,
एक थ्योरम जानते हैं, कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। अगर टैन होता है तो टैन इनवर्स टैन एक्स एक्स होता है। अगर साइन होता है तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है। तो मतलब जनरली हो, अगर विदाउट सोल्विंग इसको डिफरेंशिएट करोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, या इनफैक्ट बहुत गंदा काम करना पड़ेगा। आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन अननेसेसरी बहुत सारे काम करने पड़ेगा, फिर आंसर आप अचीव करोगे। ठीक है, तो इसका एक बेहतर एग्जांपल होता है कि देखो क्या करो, इसको आप सॉल्व करो। देखो 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, या तो ये मिलेगा तुम्हें, या 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स मिलेगा, या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स मिलेगा, सॉरी, या 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा, या एक और होता है अपना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये लिखा है ना यहाँ पे, ये जो इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि इस तरीके का जो फंक्शन है ना 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, उनके जगह की बात कर रहा हूँ। इन आउट ऑफ इन्हीं में से कुछ ना कुछ अलग भी आते हैं, कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कुछ करके। तो थोड़ा समझना पड़ता है आपको कि क्या उसमें अप्लाई करना। मेन ये होता है कि ट्रिगो में वो फंक्शन से एक्स को रिप्लेस करो, ट्रिगो के उस नंबर से या उस फंक्शन से या उस रेशियो से उसको रिप्लेस करो जिससे कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। देखो ध्यान देना, यहां से करो। देखो इसमें तुरंत तुम्हें दिख रहा होगा कि अगर एक्स को tan थीटा मान ले, इसमें एक्स को tan थीटा मान ले तो क्या बन जाएगा, ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है, ये sin 2 थीटा होता है। देखो ये क्या होता है, sin 2 थीटा। देखो जैसे मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछो कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। अब देखो ये बड़ा अजीब है, इनवर्स का डेरिवेटिव है, फिर अंदर करोगे वो और मुश्किल होगा। लेकिन देखो जैसे तुमने x को tan थीटा माना, tan थीटा से रिप्लेस किया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, sin 2 थीटा। यानी ये क्या आ जाएगा, sin इनवर्स sin 2 थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 थीटा, यानी 2 tan इनवर्स x। थीटा है ना, तो यहाँ से थीटा निकालोगे tan इनवर्स x आएगा ना, तो थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, 2 tan इनवर्स x, यानी ये y इक्वल टू ये आ जाएगा। तुम्हें याद हो तो लास्ट क्लास मैंने बोला भी था कि इनवर्स वाले पार्ट याद कर लेना, अगर तुम लोगों को याद हो तो। ठीक है, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करना और इसको डिफरेंशिएट करना, दोनों में देखो कितना आसान काम ये है। तो ये आइडिया कैसे लगेगा, जब आप पैटर्न इसको समझोगे। ठीक है, तो वही मैं बता रहा हूँ। अब इसको तो तुरंत डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, वाई डैश क्या आ जाएगा, वाई डैश आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म। उसी तरीके से देखो इसमें इसमें क्या मानते हैं, cos 2 थीटा, इसमें भी cos 2 थीटा, यहाँ इन तीनों में tan थीटा। एक इसको मैं सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, यहाँ पे 1 माइनस cos 2 थीटा। लिख लेना, ये पार्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं तो फिर वही होगा। इसके नीचे ये लिख लेना, इसके नीचे ये लिख लेना, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा याद है 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी ये क्या आएगा, ये हो गया cot स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पे रूट लगा है, सेम वही फंक्शन। तो अगर इसको रिप्लेस करोगे रूट कॉट स्क्वायर थीटा से, तो ये क्या बन जाएगा, देखो सेकंड वाले में हो तो गया, सॉरी देखो ये आ जाएगा, ये जो उतना बड़ा फंक्शन था उसके जगह पर क्या आएगा, y इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नोट कर लो, आपको डाउट हो तो बताओ।
ये तीनों, ये जो आएगा ये साइन इनवर्स के अंदर आएगा, ये टैन इनवर्स के अंदर आएगा, और वो ये किसके आएगा, ये आएगा कॉस इनवर्स के अंदर। ये वाला जो है ये टैन इनवर्स के अंदर आएगा। ये यहां से निकालो ना, हाफ कैसे है, यहाँ से देखो ना, इस वाले पार्ट का है ना, इसको करने के लिए मानना पड़ेगा ना, ये x को cos 2 थीटा माना है, तो अगर x को cos 2 थीटा माना है तो यहाँ से 2 थीटा cos इनवर्स x, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जो मानोगे उसके इनवर्स उसके अकॉर्डिंग आएगा ना। जब हमने tan माना था तो tan इनवर्स x उसके अकॉर्डिंग आया था। जब हमने cos 2 थीटा माना था तो यहाँ से, क्योंकि ये वाला पार्ट इसका है ना, तो अगर cos 2 थीटा x को माना है तो थीटा क्या आएगा, हाफ, है ना, ये तो आएगा ना। इधर आगे क्या आएगा, 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, 2 से डिवाइड करेंगे, ये है। समझा? चलो 2 मिनट ले लो, थोड़ा सिंक कर लो इस चीज को, कंसेप्ट को। हाँ, इसको अगर तुम cos थीटा मानोगे तब भी बन जाएगा, ठीक है ना। बस cos थीटा मानोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सब में हाफ हो जाएगा। जैसे cos थीटा मानेंगे तो ये क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा cot इनवर्स थीटा बाई 2 हो जाएगा, बस फर्क यही है, ठीक है। सिंपल अगर cos थीटा मानोगे तब भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बस उसमें बस थीटा की जगह पर हाफ थीटा आएगा। देखो ये थोड़ा अपना एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत दिया हुआ है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। बाकी ये देखो, ये सब चीजें होनी चाहिए ना, देख के तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए। मेन यही होता है कि तुम जितनी जल्दी स्ट्राइक करोगे और जितना प्रैक्टिस होगा उतनी जल्दी स्ट्राइक होगी चाहिए। किसी को डाउट कोई? ठीक है, एक कंसेप्ट और मैं तुमको समझा दूं इसी में। देखो सोचते कैसे, मैं थोड़ा एक बार बता दूं कि जैसे मान लो, ध्यान देना, एक बार समझ लो, बस एक मिनट का है। मान लो अगर कहीं आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आया कहीं फंक्शन में, ये वाला टर्म आ रहा है और तुम्हें एक्स को रिप्लेस करना है, तो देखो स्ट्रेटजी क्या होती है कि एक्स को इस तरीके का या ऐसे फंक्शन से रिप्लेस करते हैं जिससे कि रूट गायब हो जाए। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स को अगर tan थीटा मानोगे तो फायदा क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, सेक स्क्वायर, और रूट क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा आ जाएगा। अगर इसी में मान लो अगर माइनस होता, ऐसे होता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स को क्या मानते हो, कॉस मानो या साइन मानो। अगर साइन मानेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर हो जाएगा। मतलब अपनी स्ट्रेटजी ये रहती है कि इस तरीके से फंक्शन को रिप्लेस किया जाए या एक्स को रिप्लेस किया जाए जिससे वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाए। सिंप्लीफाई का मतलब क्या होगा कि रूट का टर्म गायब हो जाए। इसी में अगर मान लो ऐसा हो, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो, तो एक्स को क्या मान लेंगे, सेक थीटा। समझ गए ना? तो वो लिखना तो लिख लेना, मतलब ये सब चीजें याद होना चाहिए कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, मतलब ये सारे क्या नाम है, ट्रिगो के पार्ट, वहीं से आप यहाँ उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो चलो अब अपना लगभग टैंजेंट नॉर्मल खत्म हो गया। एक छोटा सा कंसेप्ट है सब टैंजेंट टैंजेंट, बस वो नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास में फिर मैक्सिमम सॉरी मोनोटोनिसिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।